हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए बजट डिस्कस करते हैं जो आज पेश किया गया है सन 2026-27 का। अगर बजट की समरी के रूम में शॉर्ट रूम में डिस्कस करते हैं किस पे कितना किया गया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी 8 वाला, इसी के नाम से। इसकी लिंक आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। उसमें करंट अफेयर्स के अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट्स वगैरह उसी में डलते हैं। बिल्कुल फ्री रहता है एकदम। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सपोर्ट दें हमें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। बजट पढ़ने से पहले हमें बजट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख है नहीं, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखवाएगा, यानी भारत का राष्ट्रपति। और यूपीएससी ने पिछली भी 2024 में क्वेश्चन पूछा था, उसने उसे प्रधानमंत्री को सही माना था। प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं है, पॉलिटी और संविधान में भी ये लिखा है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत सरकार की जो बजट होता है उसमें भारत सरकार की जो अगली साल आने वाली है एक वित्तीय वर्ष का अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा होता है। पिछली वर्ष का नहीं, जो आने वाला वर्ष है उसका लेखा जोखा होता है। ये ध्यान रखने की बात है। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। एक तो भारत की संचित निधि पर भारत व्यय, जैसे सीजीआई का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, इनकी पेंशन वगैरह, और हाई कोर्ट के जजों की पेंशन। वेतन तो राज्य सरकारों पर भारित होता है, ये सब संचित निधि पर भारित होता है। और संचित निधि से किए गए व्यय, ये व्यय होते हैं इसके। बजट बजट को कौन तैयार करता है? बजट को आर्थिक मामलों का मंत्रालय तैयार करता है। आर्थिक मामलों का मंत्रालय बजट तैयार करता है। बजट में राजस्व और पूंजीगत दोनों प्रकार का होते हैं। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों प्रकार का विवरण होता है। राजस्व मद क्या होता है? ऐसी प्राप्तियां या ऐसे व्यय जो सरकार की संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालते, वो राजस्व। और पूंजीगत मद यानी ऐसी प्राप्तियां या ऐसे व्यय जो सरकार की संपत्ति पर प्रभाव डालते हैं, पूंजीगत कहलाते हैं। जैसे राजस्व व्यय में क्या क्या होता है? कर रह गए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, गैर कर मदों से, यानी फीस जो पेनल्टी वगैरह लगती है, हम कहीं जाते हैं चालान वगैरह कट जाता है, वो सब राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। इसका व्यय होता है वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज देना, रक्षा के क्षेत्र में जो कोई यानी कुछ खरीदना नहीं, ये सब व्यय होता है। और अगला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कब होता है? जब राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्त राजस्व राजस्व व्यय अधिक हो और राजस्व प्राप्तियां कब हो, तब राजस्व घाटा होता है। जैसे राजस्व व्यय 4,000 करोड़ रुपए का है, राजस्व प्राप्तियां हमें 2500 करोड़ हुई हैं, तो इसमें हमें राजस्व घाटा होगा वो 1500 करोड़ रुपए का होगा। अगला है पूंजीगत। ये एग्जाम्पल के रूप में फिक्स नहीं है। पूंजीगत पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों में होता है पूंजीगत के बदले, जैसे उधारी में यूएस पोस्ट ऑफिस सेविंग बॉन्ड उधार, बिन ये इसकी प्राप्तियां हैं। और व्यय होता है विकासात्मक कार्यों में, सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सरकारी हॉस्पिटल, आईआईटी वगैरह बनाना, शेयर में निवेश, उधारी चुकाना, ये पूंजीगत व्यय होते हैं। इसमें पूंजीगत घाटा, यानी पूंजीगत प्राप्तियों से पूंजीगत व्यय अधिक हो तो वो पूंजीगत घाटा कहलाएगा। नोट इम्पोर्टेंट बात है ये। या सरकार के बजट में पूंजीगत घाटा अधिक है
तो विकासात्मक कार्यों में अधिक व्यय किया जा रहा है, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। अगर पूंजीगत घाटा अधिक है तो अच्छा माना जाएगा, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजस्व घाटा अधिक है तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की कुल व्यय और कुल आय का एक ऐसा अंतर जिसमें से उधारों को शामिल नहीं किया जाता, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह अवधारणा सबसे पहले 1985 में सुकुमार चक्रवर्ती समिति द्वारा आई थी। इसकी राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार बाजार से उधार लेती है, बाहरी ऋण लेती है, इसका उपयोग करती है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। यह राजकोषीय घाटे से कम होता है हमेशा। और पहले के हीनात प्रबंधन चलता था, जिसका काम था बजट के घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार करती थी। जैसे आरबीआई है, आरबीआई से अतिरिक्त नोट छपवा के मार्केट में या जैसे सब्सिडी के रूप में या कैसे भी करके व्यय कर देती थी उनका। तो इसे 19 जिससे महंगाई की संभावना बढ़ जाती। 1997 के पश्चात भारत सरकार ने इस गतिविधि को रोक दिया था। ये थे इसके लिए बजट से पहले के इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता। अब आते हैं बजट पे जो हाल ही में पेश हुआ है। तो सन 2025-26 का कुल कितना बजट था? उसमें 49,64,842 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन संशोधित होकर कितना आया था? 46,52,867 करोड़, जो कितना कम है, यानी 10,51,953 करोड़ रुपए की कमी है। और सन 2026-27 में कितना कुल व्यय का अनुमान लगाया है? 53,47,315 करोड़ रुपया। और कुल पूंजीगत व्यय का 12,21,821 करोड़ रुपए। और प्रभावी पूंजीगत व्यय में डिफरेंस याद रखना है, 17,14,523 करोड़। और बजट राज्यों के आंतरिक कुल संसाधन पे 25,43,769 करोड़ रुपए जो राज्यों के लिए। आगे चलते हैं। राजस्व प्राप्तियां सन 2025-26 का कितना रहा? अनुमान लगाया था 34,20,409 करोड़ रुपए। कितना रहा यह? 33,42,323 करोड़ रुपए। और सन 2026-27 का कितना अनुमान लगाया है? 35,33,150 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। राजस्व प्राप्तियों का पूंजीगत प्राप्तियों का कितना है? पूंजीगत प्राप्तियों का सन 2025-26 का रहा था 16,22,519 करोड़ रुपए। और 2026-27 का कितना अनुमान है? 18,14,165 करोड़ रुपए। और कुल प्राप्तियां उनका 2026-27 का अनुमान लगाया 53,47,300। एक बार आप सभी लोग इसे पीडीएफ से जरूर रीड कर लेना, इसमें हर चीज़ें छोटी छोटी है तो बस याद करने की देखनी चीज़ें, इतना वो नहीं। अगर अनुमान लगाएं तो राजस्व घाटा सन 2025-26 में कितने परसेंटेज का रहा? 1.5%। और 26-27 का भी 1.5% का अनुमान है। और प्रभावी राजस्व घाटा 0.25-26 में अनुमान लगाया था 0.3% का, जो कितना रहा? 0.6% रहा। और 2026-27 में भी इतना ही लगाया 0.3%। राजकोषीय घाटा 4.4 का अनुमान लगाया था, 4.4 ही रहा है संशोधित होके। और सन 2026-27 के लिए 4.3% का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 0.8% का अनुमान लगाया, 0.8% रहा। 0.7% का सन 2026-27 के लिए अनुमान लगाया है। इसमें राजकोषीय घाटा अधिक है, जो सही नहीं है। अब इसके लिए बजट सन 2026 में कहाँ से कितना आने का अनुमान है? तो सबसे ज़्यादा हमें उधारी एवं देनदारियों से आने का अनुमान है, जिसमें 24% आएगा। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से यानी निगम कर से 18%। और आयकर से 21%। और जीएसटी एंड अदर से 15% का अनुमान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% का। और उसके बाद
यूनियन एक्साइज ड्यूटी यानी संघ उत्पाद शुल्क जो लगाए थे उससे 6%। अब कस्टम ड्यूटी जो सीमा शुल्क, बाहर से हम कोई वस्तु आयात करते हैं उस पर शुल्क लगता है उससे 4% का। और नॉन डेबिट कैपिटल से गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से कितने, तो ये 2% का अनुमान है। ये जैसे 1 रुपया आया तो हमारे पास 1 रुपये में कहाँ से कितना आया, अब इसका व्यय जाता कहाँ है। तो ये जो राज्यों के लिए आवंटित जो हमारा वो होता है वित्त मंत्रालय के तहत, फाइनेंस कमीशन के तहत, तो राज्यों को आवंटित होने के लिए 22% राज्यों को जाएगा, जो जैसे से शेयर सॉरी कर राज्यों के शुल्क से जितना उत्पादित हुआ था उसका हिस्सा 22% राज्यों को जाएगा। और फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में 7% जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्ड में 8% है, केंद्रीय प्रायोजित में और केंद्रीय क्षेत्र में 17% है। केंद्र प्रायोजित और केंद्र क्षेत्रीय योजना में अंतर क्या होता है, इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों व्यय करते हैं इसमें योजना में। इसमें केवल केंद्र सरकार व्यय करती है, जैसे बॉर्डर रोड इनिशिएटिव इसमें केंद्र सरकार व्यय करेगी। इसमें जैसे अभी हाल ही में मनरेगा का वो राम जी विधेयक पेश किया गया, उसमें केंद्र प्रायोजित कर दिया गया है। और डिफेंस पे 11% खर्चे की बात की है। और मेजर सब्सिडी पे 6% है। पेंशन जो लोग रिटायर वगैरह उनकी पेंशन पे 2% जाता है बजट का। अदर पे 7% है। तो इधर यही है राजकोषीय घाटा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया कौन सा कितना रहा, प्राथमिक घाटा कितने % है और आगे का कितने का अनुमान लगाया गया है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजकोष जीडीपी में कितना क्या अनुमान है और कितना रहने का है, ये वो पढ़ ही लिया हमने। कर राजस्व, अब एक बार वो लिस्ट देखते हैं राज्यों मंत्रालय में किस पे कितना खर्च किया गया है। ये सब आप जैसे पेंशन में कितना जाएगा हमारा, सन 2025-26 के बजट में अनुमान लगाया था हमने 2,76,618 रुपये यानी करोड़ में है ये। और संशोधित अनुमान कितना आया, 2,86,641 रुपया खर्च हुआ। 2026-27 में कितना अनुमान लगाया हमने, 2,96,214 करोड़ रुपया पेंशन पर। रक्षा के क्षेत्र में कितना हमने 5,94,585 करोड़ रुपया डिफेंस पे खर्च किया। सब्सिडी में जैसे अलग अलग हैं, और फर्टिलाइजर पे 1,70,781 करोड़ रुपये फर्टिलाइजर से। फूड पे 2,27,629 रुपये। पेट्रोलियम वगैरह पे 12,085 करोड़ रुपया। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पे 1,62,671 करोड़ रुपये का। वाणिज्य एवं उद्योग पे 70,296 रुपये। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एजुकेशन पे कितना क्या है, एजुकेशन पे ये गवर्नमेंट बजट घटा रही है, उससे पहले ज़्यादा होता था भाई एजुकेशन पर। रक्षा के बाद हम ठीक है रक्षा जरूरी है, उससे भी ज़्यादा एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन पर हमें रिसर्च पे ज़्यादा फंड खर्च करना चाहिए, जिससे जैसे चीन है, चीन अपने बजट का 15% रिसर्च पे खर्च करता है। और अमेरिका भी, जिस तभी तो वहाँ पे नए नए इनिशिएटिव हो जाते हैं। हमें भी रिसर्च पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे हमें बाहर से इम्पोर्ट वगैरह कम करना पड़ेगा। एजुकेशन पे इसने हमारी गवर्नमेंट ने कितना अनुमान लगाया, 1,39,289 करोड़ रुपये। और सन 2025-26 में अनुमान लगाया था इन्होंने 1,28,650 करोड़। उसमें से खर्च कितना किया, 1,21,949। एजुकेशन पर तो बजट बहुत कम कर दिया है इन्होंने। और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य पर कितना है, 98,311 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। खर्च कितना हुआ, 94,625 करोड़। इस बार कितना अनुमान लगाया 26-27 के,
1,04,599 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। परिवहन ट्रांसपोर्ट में ये इन्होंने लगाया 5,98,520 करोड़ रुपए। ऐसे करके अगर जोड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन है इनमें इन्होंने शिक्षा, सबसे ज़्यादा किस पे खर्च कर रहे हैं तो हम डिफेंस पे, पेंशन, डिफेंस, पेट्रोलियम और स्वास्थ्य। थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। इसकी पीडीएफ आपको फ्री करंट पे हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी वाला पर मिल जाएगी।